कहा कि मैं ट्राई करूं, तो मैंने ट्राई किया और मैंने अच्छा फील किया, उस वक्त अच्छा महसूस किया। तो इस तरह फिर मैं बार बार यूज़ करना शुरू कर दिया कैनबिस को मैंने, और इसकी बार बार यूज़ करने से मैं इसको एडिक्शन में ये आपका पहला वो था, पहली दफ़ा जब आपने पहली दफ़ा ये था कि हमें और फर्स्ट इनटेक कैनबिस का था। जी। और आई वाज इन दुबई एंड आई वाज इन पार्टी, और वहाँ पर मुझे यूज़ करना दोस्त ने मुझे ऑफ़र दी, तो मैंने यूज़ किया। फर्स्ट प्लेजर वाज वेरी गुड, और उसके बाद फिर ऐसा प्लेजर था कि मुझे वो रोक नहीं सका दोबारा करने में। मेरे फादर की वफात के बाद जो है ना ऐसे हुआ था मेरे साथ, जो है ना इसकी वजह से मेरी जो इंटरवेंशन हुई, ठीक है, बिल्कुल अलग रह गए थे, बिल्कुल घर वालों से बातचीत नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सगीर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ IRC में। और हमारी आज की जो वीडियो है ये एक रूटीन हमारे ग्रुप सेशंस है जो पेशेंट्स के साथ होते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि जो नाजरीन हैं या जो लोग हैं जिन तक हम डेली बेसिस पे कनेक्ट नहीं हो सकते, उन्हें भी इन वीडियोस या इन कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसका उन तक भी पहुंचना पॉसिबल हो जाए, ताकि ड्रग एडिक्शन जो एक पाकिस्तान में अभी एक चैलेंज बन चुका है, इसको हम किस तरह से स्लोली ग्रेजुअली इरेडिकेट कर सकें अपने माशरे से, इवन अपने घरों से, और अपने जो प्यारे हैं उनकी ज़िंदगियों से। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो रहा है पेशेंट्स के साथ, और इसमें हम यूजुअली डिस्कस करेंगे ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड, इसके पैटर्न्स क्या हैं, इसके हार्म्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और स्लोली ग्रेजुअली ये किस तरह से डेवलप होता है। तो सबसे पहले एडिक्शन जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होना है, वो बेसिकली सब्सटेंस से रिलेटेड है, केमिकल एडिक्शन से रिलेटेड है कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो कॉमनली अब्यूज़ किए जाते हैं और उसके बाद वो ये पोटेंशियल रखते हैं कि लोगों में मंशियात की या एडिक्शन की बीमारी या मर्ज पैदा कर सकें। तो बेशुमार ड्रग्स हैं, जैसे कि हमारे पास हेरोइन है, अल्कोहल है, इसी तरीके से आइस है, एम्फेटामीन, मेथेम्फेटामीन, इसके साथ साथ कैनबिस है जो टॉप ऑफ द यूँ समझ लें कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस है वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली कोई अगर नशा है तो वो कैनबिस है, जिसे हम चर्स कहते हैं। तो एडिक्शन बेसिकली स्टार्ट होती है किसी भी सब्सटेंस का रिपीटेड यूज से। फर्स्ट इनटेक होता है, किसी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे, इवन पेशेंट्स भी होंगे हमारे साथ, तो वो अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे कि इनिशियली हम कैसे इन्वॉल्व होते हैं एडिक्शन में। तो मैं ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि हमारी जो इसकी एजुकेशन है वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, एक्सपीरियंशियल हो, कि हम पहले डिस्कस करें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ताकि आप लोगों को भी आपस में समझ आ जाए कि जब एक कोई शेयर करता है अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस, तो उस एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को इंसाइट डेवलप करने में या उस बात को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो मुझे जो है ना सबसे पहले आप बताइए कि आप बेसिकली एडिक्शन में फर्स्ट टाइम कैसे इसमें आना शुरू हुआ, सब्सटेंस यूज फर्स्ट इनटेक कैसे था? तो एक गैदरिंग थी जिसमें हम दोस्त बैठे हुए थे सारे, ठीक है। तो एक दोस्त ने मुझे कहा कि ट्राई कर, ठीक है, तो तू ज़्यादा अच्छा फील करेगा, ज़्यादा इजी फील करेगा। तो उसने जब मुझे कहा कि मैं ट्राई करूं, तो मैंने ट्राई किया और मैंने अच्छा फील किया, उस वक्त अच्छा महसूस किया। तो इस तरह फिर मैं बार बार यूज़ करना शुरू कर दिया कैनबिस को मैंने, और इसकी बार बार यूज़ करने से मैं इसको एडिक्शन में। ये आपका पहला वो था, पहली दफ़ा जब आपने फर्स्ट इनटेक कैनबिस का था? जी, ठीक है। और कोई बताना चाहे? सर मेरा फर्स्ट टाइम इंटेक आइस था, और आई वाज इन दुबई एंड आई वाज इन पार्टी, और वहाँ पर मुझे यूज़ करना दोस्त ने मुझे ऑफ़र दी, तो मैंने यूज़ किया। फर्स्ट प्लेजर वाज वेरी गुड, और उसके बाद फिर ऐसा प्लेजर था कि मुझे वो रोक नहीं सका दोबारा करने में। ठीक है। अच्छा, मुझे अब आप लोग सिर्फ हाथ खड़ा करके बता दीजिएगा कि आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिनको ड्रग फर्स्ट टाइम किसी फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस करवाया? जी सर। मतलब मोस्टली लोगों को
फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था नशे का तारुफ या नशे को बताया गया आपने दोस्तों की तरफ से पता चला, किसी दोस्त ने रेफर किया, किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया, किसी पार्टी में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, आप कहना चाहते हैं कुछ यूसुफ? जी सर, परिवार में भी ड्रग इनटेक ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਬਿਸ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਵੀ ਬਸ ਚਸਕਾ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ I escalated, I went to cocaine and from cocaine I stayed on cocaine ਉਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਗਿਆ ਸਰ, ਨਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਸੀ। From daily to from every couple of days I went to daily every day, so I used to wake up, find a way to get my drugs. ठीक है, अच्छा अभी हम सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन बेसिकली पीयर प्रेशर होता है, सोशल इन्वायरमेंट होता है, या कोई ऐसा इन्वायरमेंटल जो है ना, जैसे पार्टी है, कोई गेट टुगेदर्स होते हैं जहाँ से ड्रग्स आना शुरू होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। देन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली ओकेजनल यूज़, ये वंस इन अ मंथ यूज़ जो होता है वो, या ईयरली जो उसका यूज़ होता है वो समहाउ डेली यूज़ में आना शुरू हो जाता है कि आपका सब्सटेंस यूज़ या सब्सटेंस इनटेक वो फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाता है तो पहला जो सिम्टम डेवलप होता है या पहली जो कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है हम सब में, उसे हम लॉस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो जो कंट्रोल है ना, सेल्फ कंट्रोल, वो इम्पेयर होना शुरू हो जाता है। यूँ समझ लें कि आपका अपनी ज़िंदगी पे जो इख्तियार है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो ये फर्स्ट सिम्टम है। तो अब आप में से कौन रिलेट कर सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कैसे लॉस ऑफ कंट्रोल आना शुरू हुआ? अच्छा, लॉस ऑफ कंट्रोल आपका 3 लेवल्स पे होगा, 3 डिफरेंट लेवल्स पे होगा। जैसे कि आपका वक्त पे, जैसे आपने अगर 2 बजे फ्री होना था कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आपने घर रिपोर्ट करना था, आप घर की बजाय दोस्तों की तरफ निकल गए। आपने घर वालों को 3 बजे का बोला था, अब रात शाम के 6 बज गए, फिर 8 बज गए, फिर 10 बज गए। इस तरह करते करते ये टाइम रिलेटेड है। फिर एक तो कंट्रोल सोशल लेवल पे चीज़ों से है, जैसे आपके घर के काम काज हैं, जो घर की जो है ना जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारियाँ होती हैं, स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट्स हैं, जो आपके होमवर्क होता है उसमें डिले होना शुरू हो जाता है, पेपर स्किप करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के भी लॉसेस कुछ आप जो है ना वो लॉस ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ड्रग रिलेटेड भी लॉस ऑफ कंट्रोल आ जाता है। जैसे आपने जब शुरू किया था तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार मैं महीने में 1 ही दफ़ा करता हूँ या साल में 1 ही दफ़ा करता हूँ, इवेंट पे या किसी और इस तरह की जो जैसे न्यू ईयर है, ईव है वगैरह, इस पे तो वो ख़त्म हो जाता है। आप डेली यूज़ पे कैसे आ जाते हो? ये बेसिकली लॉस ऑफ कंट्रोल है। फिर आप क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर देते हो, तो उसकी 1 सिगरेट है तो उससे 10 सिगरेट है, 1/2 ग्राम है तो वो 1 ग्राम पे चला जाएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तो एस्केलेट ही होता है, या उसकी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ेगी। या समटाइम्स ये होता है कि आप पूरा दिन ही करना शुरू कर देते हैं, बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो जो ड्रग महीने में 1 दफ़ा था या साल में 1 दफ़ा था, वो अब जो है वो डेली होना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई शेयर करे कि उसकी ज़िंदगी में लॉस ऑफ कंट्रोल क्या था? तो मेरी ज़िंदगी में लॉस ऑफ कंट्रोल यूँ आ गया था कि पहली दफ़ा जब पिया था तो उसने जो इस तरह का प्लेजर दिया था, अब वो इस तरह का प्लेजर आ नहीं रहा था। ठीक है, तो डेली रूटीन पे मैंने क्या नाम है ज़्यादा पे ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से ये हुआ कि मेरी स्टडीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, मेरी रूटीन थी वो रूटीन बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके अलावा मैंने फैमिली के साथ काफ़ी इश्यूज़ मेरे बनना शुरू हो गए। जिस तरह मेरे बीच में जो सबसे बड़ा इशू था वो एंगर इश्यूज़ का बन चुका था, हर बात पर गुस्सा, हर बात पर लड़ाई झगड़ा के। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ गए थे, क्योंकि क्या नाम है ड्रग्स खरीदने के लिए घर वाले पैसे नहीं देते थे, तो फिर लड़ाई, फिर एक झगड़ा, और इस तरह की काफ़ी मसले बन चुके थे ज़िंदगी के अंदर। लॉस ऑफ कंट्रोल बहुत आ गया था ज़िंदगी के अंदर। पढ़ाई नहीं हो रही थी, घर के इररिस्पॉन्सिबल हो गया था घर के कामों से, और काफ़ी पढ़ाई से, और ख़ास तौर पे कोई मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था ज़िंदगी में, सिर्फ नशा और सिर्फ ड्रग्स इनटेक कर रहा था। ठीक है। इसी तरह से हम जब मज़ीद जब आगे बढ़ते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल से, तो हमारे अंदर जैसे सोशल इम्पेयरमेंट भी आना शुरू हो जाती है। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इनकी जिम्मेदारियाँ वो नहीं पूरा कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल, कॉलेज। सोशल इम्पेयरमेंट जो है ना वो आपकी
सिग्निफिकेंट जो एरिया फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड होगा। जैसे एक इंसान है, नॉर्मल है अपनी ज़िंदगी में, तो उसे कुछ करना चाहिए, वो कोई काम काज पे जाना चाहिए। अगर वो काम काज नहीं करता तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्टूडेंट हो तो उसकी एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए। इसी तरीके से उसके घर में उसके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, सिबलिंग्स के साथ यानी कि बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ उसका अच्छा रिश्ता होना चाहिए, अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, खाने पीने की, सोने जागने की एक अच्छी रूटीन होनी चाहिए। अब ये वो सारी की सारी सोशल इम्पेयरमेंट में ये चीज़ें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और होता क्या है कि हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, चाहे वो जो है ना एकेडमिक लाइफ है, यानी कि स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जो स्कूल कॉलेज की ज़िंदगी है, ये सारी की सारी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। आपको कोई डेडलाइन मिली थी वो पूरी नहीं हो सकी, आप लोगों को कोई और काम घर से दिया गया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर नहीं सके, स्कूल से छुट्टियां होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपसे जागा नहीं जाता, आपसे उठा नहीं जाता, पहुंचा नहीं जाता। जॉब है तो वहाँ पे जो है ना बार बार एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल से भी बाहर, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने कारोबार से या नौकरी से या जॉब से भी बाहर, और फिर स्लोली ग्रेजुअली आप अपने घर वालों से भी दूर होने लग जाते हैं। सोशल गैदरिंग है, किसी की शादी है घर में, फैमिली में कोई और फंक्शन है, आज अगर कोई मेहमान आने वाला है तो आप लोग अवॉइड करते हो। अवॉइड क्यों करते हो? क्योंकि आप लोगों को वो वक्त चाहिए होता है अपने नशे को मैनेज करने के लिए, ड्रग को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपको बैठ के अपना टाइम देना होता है नशे को, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। क्यों? आपने पहले तो इसको मैनेज करना है, कहाँ से लेके आना है, किस तरीके से अरेंज होगी, फिर आपके पास आए, पहले पैसों की मैनेजमेंट, फिर ड्रग को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, पहुंचाना कैसे है, फिर एक आपको अलग वक्त चाहिए जिसमें आप सिर्फ अकेले हों और सुकून से कर सकेंगे, और करने के बाद इंतज़ार करना कि वो इफेक्ट ख़त्म हो जाए। इंटॉक्सिकेशन जो जब आप नशा करते हैं तो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसे बज़ कहते हैं, यूफोरिया होता है। वो माइक ले रहे, माइक लग रहा है ये इसमें। आई वॉज इन द सेम फेस, हाँ, जस्ट लाइक दैट। मेरे फादर की वफात के बाद जो है ना ऐसे हुआ था मेरे साथ, जो है ना इसकी वजह से मेरी जो इंटरवेंशन हुई। ठीक है, बिल्कुल अलग रह गए थे आप, बिल्कुल अलग घर रह गए वालों थे। से बातचीत नहीं थी, बिल्कुल ऐसी। आप घर में खाने के लिए भी नहीं जाते होते थे? तो खाने के लिए मैं जाता था, बस खाना खा के फिर वापसी। तो घर वाले आपको कहते नहीं थे कि आए घर पे आए, या ईद है या कोई और इवेंट है? कॉल ही नहीं करते थे वो, तो पत्नी बात हुई हुई थी या फिर क्या था, मतलब कि मेरे से बात नहीं हुई थी ना उनकी, ना मुझे फ़ोन नहीं आता था उनका, या वो समझते थे कि मैं बिजी हूँ, इस वजह से मुझे फ़ोन नहीं करते थे, क्योंकि मैं अकेला हूँ घर का बड़ा, जो है शायद इस वजह से। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये सोशल इम्पेयरमेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देखिए ना वर्स्ट होती जा रही हैं। पहले नशा आया, मज़ा किया उसने, बड़ा फ़नी था, बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा प्लेयर फील हुआ, स्लोली ग्रेजुअली वो कन्वर्ट हुआ पेन में, लॉस ऑफ कंट्रोल में, फिर घर वाले दूर हुए, चीज़ें ख़राब हुई, आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई, आपका काम काज भी ख़राब होना शुरू हुआ, पढ़ाई भी ख़राब होना शुरू हुई। अब जब आगे बढ़ते हैं हम मज़ीद, तो ड्रग एडिक्शन की वजह से आप रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, रिस्क ऑफ लाइफ, ओवरडोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर आप क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हो। जैसे जैसे टॉलरेंस डेवलप होती है, जैसे फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ड्रग्स करते हैं तो फर्स्ट डे से ही हमारे अंदर ब्रेन में न्यूरल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये चेंजेस आती हैं, अब आप की जो चॉइस है कि डूइंग कैनाबिस, वो मर्ज में यानी एक बीमारी में मुब्तला आपको कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। आप जैसे इसकी तरफ चलते हैं तो होल सिनेरियो उसी की तरफ अडेप्ट होना शुरू हो जाता है। आपकी पूरी बॉडी, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट, ये सारी की सारी ड्रग रिलेटेड, ड्रग डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं आपके अंदर, तो फिर प्रॉब्लम आता है कि अब आपके अंदर कुछ ऐसी सिम्टम्स डेवलप होती हैं जो सिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाती हैं, जो आपको बाकी अफराद जो हैं घर के या आपके माशरे के, उसके मुताबिक आप नहीं रहते, आप एक अलग होना शुरू हो जाते हो। जो सोसाइटी में आपका उठना बैठना याराना था या बातचीत थी, वो भी समहाउ अफेक्टेड होना शुरू हो जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि हमारा जो इम्पेयरमेंट है,
तो वो उसमें चांसेस होते हैं कि बड़े नुकसान के, बंदा ज़्यादा रिस्की बिहेवियर में चला जाता है। अगर उसके मौका मिलता है ड्राइव करने का, अपनी गाड़ी है, तो वो उसे हाई स्पीड पे रैश ड्राइविंग करना शुरू कर देगा, समझ ही नहीं आती। और फिर जो है ना इतना मल्टीपल ड्रग्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, कम्बिनेशन ट्राई करना शुरू कर देता है। अल्कोहल था तो अल्कोहल के साथ कैनबिस को मर्ज कर लिया, इसी तरह से कोकेन की तरफ बढ़ना, फिर आइस की तरफ बढ़ना, मल्टीपल सब्सटेंस अब्यूज़ या पॉली ड्रग एडिक्शन में चला जाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से कुछ लोग जो है ना वो इंजेक्टेबल्स पे भी चले जाते हैं, वो ओपीआइड्स इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, फिर कई दफ़ा ये होता है कि एक ड्रग्स वाली गैदरिंग बन जाती है, ऐसे लोगों के साथ लिंक बन जाते हैं। कुछ लोग अकेले तन्हाई में करते हैं ड्रग्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में ड्रग करते हैं, वो अकेले नहीं करते, वो हमेशा पार्टी में बैठ के ही करते हैं, 4-6 लोगों के साथ ही। तो वहाँ पे रोटेट होती है, अगर सिरिंज है तो वो रोटेट होती है, अगर कोई सिगरेट है तो उसका ड्रग का तो वो रोटेट होगा, तो मिल के कंबाइनली किया जाता है। तो फिर और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, किसी में अगर हेपेटाइटिस है, किसी में HIV है या कोई और डिजीज़ है, तो उसके भी रिस्क बढ़ने के चांसेस हैं। फिर जब आप ग्रुप में करते हो तो मल्टीपल चांस होता है ओवरडोज का, क्योंकि बार बार की रोटेशन चल रही होती है। ओवरडोज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि ओवरडोज होके ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरह के भी रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स भी सामने आ जाते हैं। फिर जो है वक्त के साथ साथ बेशुमार ड्रग्स हैं, जैसे अल्कोहल है, स्टिमुलेंट्स हैं, इसी तरह से सेडेटिव्स हैं, एंग्जियोलेटिक्स हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं जिनकी इंटॉक्सिकेशन के दौरान भी लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, वो पैरानॉइड हो जाते हैं लोगों के खिलाफ, अपने घर वालों के खिलाफ, अपने माशरे के लोगों के खिलाफ। कोई मेरे पीछे है, कोई मुझे जो है ना नुकसान पहुंचाने वाला है, हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से इनके जब विड्रॉल हो रहे होते हैं, कुछ लोगों को विड्रॉल में भी इसका जो हेलुसिनेशंस या मेंटल हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। एंग्जाइटी भी हो सकती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की फिर मेंटल हेल्थ भी, उससे रिलेटेड इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो टाइम आता है जब एक, जी आप शेयर कर लें। जी सर, मेरे साथ पैरानोया मुझे हो गया था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी कोई चीज़ें चोरी कर रहा है, या मेरी मीन्स के मेरी चीज़ यूज़ हो रही है, गाड़ी यूज़ हो रही है, मोबाइल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अक्सर मुझे ऐसे यूज़ होता है, आपकी गाड़ी कोई ले जाता है, कोई ले जाता है, यूज़ करा रहा है, उसके बाद वापस दे दे रहा है। तो यूँ लगता था किसी गलत काम में ये यूज कर रहे हैं, किसी चीज में मुलव्वस जी है, जी बिल्कुल, तो कहीं मुझे नुकसान ना करते या मुझे कोई नुकसान ना बिल्कुल पहुंचाते। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। है, सही है। अब देखिए ये फिर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब डिजीज जो है ना क्रॉनिक लेवल पे पहुंच चुकी होती है बीमारी, और फिर जो है रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली के लिए भी चीज़ें सामने आ जाती हैं, इश्यूज प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं कि उन्हें भी अब लगता है कि मसला ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अब जो पानी जो है वो सर से गुजर चुका है। और फिर इंटरवेंशन का प्लान होता है, या पेशेंट को कन्विंस करते हैं, कुछ लोग उन्हें फोर्स करते हैं कि भाईजान इलाज में जाओ, या आपका इलाज करवाना है, या उसके इलाज के बारे में सोच विचार होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ना एक जो है वर्स्ट डैमेज के बाद की बात है कि जब डैमेज हो चुका होता है तो प्लानिंग होती है रिकवरी में। तो मेरा ये एक मैसेज है, जो एक पब्लिक मैसेज है, वो यही है कि हमेशा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जितना अर्ली स्टेज होगा, अर्ली स्टेज पे अगर आप इंटरवीन करते हैं, आप कुछ ऐसे बिहेवियर देखते हैं जो नॉर्मल नहीं है फैमिली में, बच्चे के उसकी बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसकी रूटीन बदल रही है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या एकेडमिक्स हैं या ऑफिस है, तो इन चीज़ों की एक तो अकाउंटेबिलिटी रखें ताकि आपको पता हो कि आपका बच्चा किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है। और अगर इसमें डिक्लाइन आता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करें, और अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फ़ौरन प्रोफेशनल हेल्प आपको सीख करना चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जितना आप अर्ली इंटरवेंशन जो होता है वो बहुत एक प्रिवेंटिव लेवल पे होता है, और लेटर ऑन जो इंटरवेंशन होता है, यानी कि लास्ट स्टेज पे या क्रॉनिक स्टेज पे, तो वो जो इंटरवेंशन होता है वो यूँ समझ लें कि आपको ट्रीटमेंट वाइज फोकस्ड होता है कि अब आपको ट्रीटमेंट चाहिए एक डिजीज़ का, तो प्रिवेंटिव लेवल पे नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेलुलर लेवल पे, केमिकल लेवल पे जो चेंजेस आई हैं उन्हें जितना अर्ली आप प्रिवेंट कर लेंगे, जितना अर्ली आप फोकस कर लेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो
जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा उसका इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इन टर्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल एज वेल एज सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो अब ये जो क्रॉनिक लेवल है, कोई शेयर कर सकता है कि इंटरवेंशन क्यों ज़रूरत पड़ती है? आखिर ऐसा क्या होता है आप में से किसी की इंटरवेंशन हुई हो जो अपने मर्जी के बगैर घर वालों ने उसे इलाज में भेजा हो, तो उसकी क्या फीलिंग्स है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ इलाज में लाया गया? जी सर, मैं ड्रग्स छोड़ना तो चाहता था, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से कहा था मुझे रिहाब में डालें, लेकिन मैं बार बार उस चीज़ को डिले करता जा रहा था कि मैं चला जाऊंगा आज नहीं, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, ईद आने दें, ईद गुजरने दें, ये काम होने दें, उसके बाद चला जाऊंगा या कुछ इस तरह की, जिसकी वजह से मुझे इंटरवेंशन हुई मेरी और मुझे यहाँ पे लेकर आया गया। पहले तो मुझे कुछ दिन अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं बेहतरी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मुबशर को दें, फिर हम वाइंड अप कर देंगे अगले 2-4 मिनट में, ताकि मगरिब की अजान भी हो रही है तो इसे वाइंड अप कर लें। सर सबसे तो पहले बंदे की, इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है, वो ठीक अपनी है। फैमिली से दूर होना शुरू हो जाता है, गुस्सा आता है उसे बहुत अपनी फैमिली की, यानी कि वो कोई बात नहीं सुन सकता। ठीक है, अपने यानी जो उसकी गैदरिंग है जहाँ पे वो नशा करता है, वही उसको यानी कि उसकी वो लाइफ बन जाती है, वो तनाव रहना शुरू हो जाता है, गुस्सा उसे बहुत आता है, जिसकी वजह से फैमिली को पता चल जाता है यार भाई ये अडल्ट हो गए। इस वजह से वो फिर हमारी इंटरवेंशन होती हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात है सर रूटीन, जब तक नशे का अटैक जो बंदा होता है इसकी रूटीन गड़बड़ हो जाती है, यानी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाता, अपने वो पर्सनल काम नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी होती है नशा, बस वो नशा ही करता है। तो एक ही देखिए फोकस जिंदगी का ना एक नशा बन जाता है जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं, और ये ऐसा नहीं है बंदा डेलिबरेटली कर रहा है कि वो जानबूझ के कर रहा है। आपने कुछ कहना है? सर, इंटरवेंशन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने घर वालों की बात नहीं मान रहे होते, आप ड्रग्स में इतना अंदर जा चुके होते हो कि आपको ना अपना पता होता है, ना आपको अपने खाने का पता है, ना आपको अपने पीने का पता है, ना आप अपने आप को संभाल सक रहे हो। घर वाले देख देख के एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपको पहले बड़ा समझाते हैं कि आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, आप किधर रिहैब सेंटर चले जाओ या किसी डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं मान रहे होते हो, आप बस अपने नशों के साथ लगे होते हो। तो फिर तब जाके उनको एक ज़रूरत पड़ती है कि आप जब घर वालों से नहीं देखा जाता तो आप खुद तो नहीं चाहते हो आपको इंटरवेंशन करे, तो ये तकरीबन घर वाले करते हैं। तो घर वाले गए आखिरकार वो कहते हैं कि इसको इंटरवेंशन की ज़रूरत था ताकि ये अपनी लाइफ सही से आगे गुजार सके। ठीक, थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं पे वो वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।